लॉ ऑफ मोशन में अब आगे आप लोगों को रेखीय संवेग पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम। ठीक, रेखीय संवेग पढ़ना है। रेखीय संवेग के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये है क्या, तो सीधी सी बात है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल रेखीय संवेग स्मॉल p कहलाता है, या संवेग p कहलाता है। ठीक है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। रेखीय संवेग वास्तव में है क्या, थोड़ा समझना है। जब भी कोई वस्तु गतिशील होगी तो गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो बल होगा, आवश्यक बल होगा, वो किस पर निर्भर करता है? एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर। अगर वस्तु छोटी है, कम द्रव्यमान की है, तो उसको गतिशील होने पर रोकने के लिए हमें बल कम लगाना पड़ेगा। वही एक अधिक द्रव्यमान की वस्तु ले ले, बड़ी वस्तु ले ले, और वह उसी वेग से चली आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बल अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? वस्तु के द्रव्यमान पर। इसी तरह से अब सपोज दैट कोई छोटे द्रव्यमान की वस्तु है या बड़े द्रव्यमान की वस्तु है, कोई भी वस्तु हो, एक ही वस्तु ले लें, अगर उसका वेग कम है तो उसको रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। यदि उसका वेग अधिक है तो उसको रोकने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। मतलब वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल किस पर निर्भर करेगा? दूसरी बात पर। तो दूसरी बात क्या है? वस्तु के द्रव्यमान पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई वस्तु का वेग, है ना? ठीक, तो इस तरह से गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने हैं तो आवश्यक बल दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक वस्तु के द्रव्यमान पर और नंबर दो वस्तु के वेग पर, है ना? तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कह देते हैं? संवेग कह देते हैं। संवेग को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक निश्चित दिशा में होगा, यानी संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। और संवेग का मात्रक क्या बन जाएगा? संवेग का मात्रक अगर देखा जाए बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यह संवेग का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, SI मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक है संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसी को अगर बदला जाएगा तो ये आ जाता है न्यूटन सेकंड। हम ये मात्रक भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड। ठीक है ना, ये मात्रक भी बन जाएगा संवेग का। अब हमें थोड़ा सा बल और संवेग में संबंध पढ़ना है। अभी मैंने बताया कि बल, आवश्यक बल, रेखीय संवेग, बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर और वेग पर, है ना? तो हमें यहाँ पर बल और संवेग में संबंध पढ़ना है। बल और संवेग में संबंध। ठीक, तो ध्यान देना है। हम ये मान करके चलते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। डेल्टा t समय पश्चात, एक सूक्ष्म समय पश्चात वस्तु का वेग बढ़कर v हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वस्तु पर हमने एक बल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? वस्तु पर बल लग रहा है, तो वस्तु का वेग बढ़ करके क्या हो जाता है? v हो जाता है। तब हमने क्या पढ़ा है कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? F बराबर m × a। परंतु हम अच्छी तरह से जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। हमने क्या बताया है त्वरण को? त्वरण की परिभाषा क्या बताई है आप लोगों को? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है कितने समय में, उसी को हम क्या कह देते हैं? त्वरण। यानी a बराबर क्या होना चाहिए? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे कितने समय में। ठीक है ना?
यानी कि यह बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यम इंटू वी माइनस यू बटे डेल्टा टी। हम यम का अंदर गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यम बराबर यम इंटू वी माइनस यम इंटू यू अपान डेल्टा टी। या यम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है, द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग, मतलब ये क्या होगा, यम इंटू वी को हम क्या लिखेंगे, अंतिम संवेग। द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है, संवेग होता है। ठीक, इसी को हम मान लेते हैं P2 दिखा लेते हैं। ठीक, यम इंटू यू ये क्या होगा, ये भी संवेग है, द्रव्यमान गुणे वेग, यहाँ पर वेग कैसा है, प्रारंभिक वेग है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम अगर P1 से दिखा दें तो यह बराबर क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 अपान डेल्टा टी। ये P2 माइनस P1 यानी संवेग में अंतर होगा, P2 माइनस P1, और इसको हम मान लेते हैं डेल्टा P। अगर मान लें तो हमें क्या मिल जाएगा, F बराबर मिलेगा डेल्टा P अपान डेल्टा टी। यानी कि क्या मिला, P क्या है, संवेग है, T क्या है, सूक्ष्म समयांतराल है, F क्या है, बल है। यानी हमें क्या मिला, संवेग परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं। ठीक है ना, संवेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कह देते हैं, बल कह देते हैं। ठीक, तो इस तरह से बल और संवेग में संबंध आप लोगों ने जान लिया। अब यहीं पर हमें जानना है आवेग। ठीक, यहीं पर आप लोगों को आवेग जानना है। आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या है। ये जो आवेग होता है हमेशा ध्यान देना है किसी न किसी बल का होता है। ठीक, किसी न किसी बल का होता है। इसको कैसे जानेंगे, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं। हम किसी वस्तु पर कोई बल जितना अधिक समय तक लगाएंगे, ठीक, किसी वस्तु पर कोई बल जितना अधिक समय तक लगाया जाएगा तो वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। उसी को हम कह देते हैं वस्तु का आवेग। ठीक है, यानी आवेग की परिभाषा क्या बनी, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और कितने समय तक लगाया गया, दोनों का गुणनफल आवेग कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि परिभाषा हम क्या लिख देंगे, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक, तथा वस्तु के संवेग में संपूर्ण परिवर्तन उस पर आरोपित बल के आवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, या ये कह दें कि किसी वस्तु पर कोई बल जितने समय के लिए लगाया जाता है, किसी वस्तु पर कोई बल जितने समय के लिए लगाया जाता है उसे उस बल का आवेग कहते हैं। ठीक है ना, यानी बल का आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे समयांतराल, बल गुणे समयांतराल, यानी कि बल F गुणे समयांतराल डेल्टा टी, ये होगा बल का आवेग। ठीक है ना, आवेग का मात्रक भी क्या बनेगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, तो मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकंड बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों ने बल का आवेग भी पढ़ लिया, रेखीय संवेग पढ़ लिया, बल और संवेग में संबंध भी पढ़ लिया है। ठीक है ना, अब हमें पढ़ना है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, ये क्या होता है जानना है। तो संवेग संरक्षण, ये मतलब कहने का क्या हुआ कि संवेग क्या है, संरक्षित है। कैसे संवेग संरक्षित है, किस कंडीशन में संरक्षित है, ये जानना है। तो ये ध्यान देना है कि यदि कोई दो वस्तुएं हों, वो गतिमान है और गतिमान होने के बाद वो दोनों आपस में टकराती भी हैं। ठीक, गतिमान होने के बाद वो क्या होंगी, आपस में हो सकता है टकराएं। ठीक, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो या दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों आपस में टक्कर करेंगी। तो टक्कर के पूर्व इन दोनों वस्तुओं का जो संवेग रहा होगा, टक्कर के पूर्व
इन दोनों वस्तुओं का जो भी संवेग रहा होगा, इनके टकराने के बाद भी इन दोनों का जो संवेग आएगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी टक्कर के पूर्व इन दोनों का संवेग बराबर, टक्कर के बाद इन दोनों का संवेग। यही है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, तो इस तरह से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हम कैसे लिख देंगे? यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, मान लिया दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और एक वस्तु और है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। ठीक, ये इस दिशा में u1 वेग से चल रही है और ये इस दिशा में u2 वेग से चल रही है। ध्यान देना, यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि u1 इज ग्रेटर देन u2। इस वस्तु का वेग इस वस्तु के प्रारंभिक वेग से क्या है, अधिक है। अधिक है तो ये वस्तु यहाँ से चली, चल कर गई, ये भी इसी दिशा में जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद ये दोनों टकराएंगी। टक्कर के बाद मान लिया कि इस वस्तु का वेग हो जाता है v1 और इस वस्तु का वेग हो जाता है v2। तो टक्कर के पूर्व क्या संवेग हुआ, इसका क्या होगा, m1 u1 और प्लस इस वस्तु का संवेग क्या होगा, m2 u2। ये बराबर होगा टक्कर के बाद इन दोनों के संवेग के बराबर। यानी क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना, ये हो गया संवेग संरक्षण का नियम। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और ध्यान देनी है, ये जो u और v के जो साइन होंगे यानी संकेत होंगे, चिन्ह होंगे, वो चिन्ह इनकी गति की दिशा पर निर्भर करेंगे। अगर दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते तो एक की दिशा प्लस में तो दूसरे की दिशा क्या हो जाती, यहाँ माइनस चिन्ह आ जाता, ऋण चिन्ह आ जाता। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर भी लेना है। अगर इसी दिशा में गति कर रहे हैं दोनों तो दोनों के प्लस में ले लेंगे। मान लिया ये इसी दिशा में गति कर रही थी, ये विपरीत दिशा में गति करने लग जाती थी, ये प्लस ये माइनस हो जाता। तो ये चिन्ह आप लोगों को गति की दिशा के अनुसार लेना है जो कि प्रश्नों में दिए रहा करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों ने संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ लिया। ये हमने दो वस्तुओं के लिए बताया है, दो से अधिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, इसमें बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है दोनों वस्तुएं टकराने के पश्चात आपस में जुड़ भी सकती हैं और जुड़ ना भी सकती हैं, है ना, जुड़ भी सकती हैं और नहीं भी जुड़ सकती हैं, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो संवेग संरक्षण का नियम प्रश्न के अनुसार आप लोगों को लगाना होगा। इस तरह से ये पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ में आप लोगों ने क्या पढ़ा, बल पढ़ा, बल के प्रकार पढ़ा, संतुलित और असंतुलित बल, जड़त्व पढ़ा और न्यूटन के गतिविशक्ति नियम पढ़े। ठीक, तीनों नियमों में पहला नियम जड़त्व का नियम ही है, दूसरा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आप लोगों ने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा। फिर आप लोगों ने संवेग पढ़ा, आवेग पढ़ा, बल और संवेग में संबंध भी पढ़ लिया। अब संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आप लोग घर्षण भी जान लीजिए। घर्षण क्या है, जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, चलती है, लुढ़कती है, फिसलती है, तो उस वस्तु और उस सतह के बीच उसकी गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है। उस वस्तु की गति का विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, घर्षण बल। यह बल वस्तुओं को गति करने से रोकता है और घर्षण बल के बहुत से उपयोग हम लोग देखते हैं। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। घर्षण बल के कारण ही हमारी साइकिल काफ़ी दूर तक लुढ़कती है। इसी घर्षण बल के कारण ही हम कभी कभी केले के छिलके में पाँव पड़ जाने से गिर भी जाते हैं, है ना। तो इस तरह से घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोगी भी है। इसके दोनों तरह के प्रभाव मिलेंगे, फायदे के प्रभाव भी हैं, यानी हम लोगों के लिए लाभदायक भी हैं और हम लोगों के लिए कहीं कहीं पर नुकसानदायक भी होते हैं। तो वो आप लोग देखते जाएंगे। ठीक है, अब इस पाठ के कुछ आंकिक प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। बुक होगी आप लोगों के पास, बुक ले करके आप आंकिक प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक।
ये आपका काम रहेगा, क्योंकि आंकिक प्रश्न व्यवस्थित तो है नहीं किसी भी बुक में। ठीक, आप लोगों के पास अगर कोई व्यवस्थित बुक होती तो मैं आप लोगों को बताता, और राजीव की किताब आप लोग अगर लिए हुए हैं तो उसमें ढूंढ ढूंढ के मुझे बताना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि उसमें बीच बीच में प्रश्न दिए हुए हैं आंकिक प्रश्न। फिर भी अगर आप लोग कुछ प्रश्न जानना चाहें तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 2-4 प्रश्न बता रहा हूँ, समझ लेंगे कैसे हल करते हैं। अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ, प्रश्न पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे आप लोग। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? ठीक है ना। पहला प्रश्न बता रहा हूँ, द्रव्यमान कितना लेना है 6 किलोग्राम की वस्तु पर, त्वरण कितना उत्पन्न करने के लिए मैंने बताया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितने बल की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो आप लोग क्या फार्मूला लगा देंगे, सीधा सा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि 6 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। 24 न्यूटन का आप लोगों को बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह से इसी प्रश्न को बदल करके कर दिया जाए, थोड़ा सा बदलूंगा मैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 12 न्यूटन का बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा? मैंने प्रश्न को बदल दिया, क्या बदल दिया? 3 किलोग्राम की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो उस पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। तो ये किससे लग जाएगा? इसी फार्मूले से, F बराबर m × a से, यानी a बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन m, यानी कि F कितना है 12/3, यानी कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बदल करके बता दिया। ठीक, इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, आप लोग हल कीजिएगा बाकी किताब से। अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए कि वह 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, है ना। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर द्रव्यमान m कितना है? 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल F कितना लिए है? 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए, है ना। समय t पूछ लिया है या डेल्टा t कर दो, कितने समय के लिए आरोपित किया जाए कि वह 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, यानी कि अंतिम वेग उसका v कितना हो जाए 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, है ना। इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग u कितना रहा होगा? 0 रहा होगा, है ना। यानी वस्तु विरामावस्था में रही होगी। अगर नहीं कह रहा है तो हम यही मान करके चलेंगे कि वस्तु क्या थी? विरामावस्था में थी। ठीक है, तो आप लोग कौन सा फार्मूला लगा सकते हो? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा F बराबर m × v माइनस u अपान डेल्टा t, है ना। इसी को लगा दो। तो F कितना है 100 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम, v कितना है 100 माइनस u कितना है 0/डेल्टा t। ठीक है ना। ये इधर गुणा कर दो, 100 गुणे डेल्टा t बराबर 20 गुणे 100 में 0 घटाओगे 100 आ गया, यानी कि डेल्टा t बराबर कितना आ गया 20 सेकंड। यानी कितने समय के लिए हमें लगाना पड़ेगा? 20 सेकंड के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम तथा वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम और वेग v कितना बताया 10 मीटर प्रति सेकंड बताया, इसका संवेग p ज्ञात करना है, कितना होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है p बराबर क्या होता है m × v, यानी कि 5 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो इस तरह से आप लोग आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, देख लेंगे, और जो भी आंकिक प्रश्न हो आप लोग हल करते रहिए। व्यवस्थित प्रश्न मेरे पास भी नहीं है ना, मैं आप लोगों को बहुत व्यवस्थित बताता। तो ये पाठ भी आप लोगों का समाप्त हो जाता है, दूसरा पाठ। अब अगला पाठ में अगले दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तब तक आप लोग इन्हीं को देखिए, अध्ययन करिए अच्छी तरह से।